बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉपलर इफेक्ट आज हम कवर करेंगे। सो डॉपलर इफेक्ट इज द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। डेफिनेशन को समझने के लिए आप कंसीडर कीजिए कि एक एम्बुलेंस है और वो आपके करीब आ रही है। अब मैं किसी ऑर्डिनरी कार की एग्जांपल नहीं दे रहा, एक सायरन करती हुई एम्बुलेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि एम्बुलेंस कंटिन्यूसली सायरन करते हुए रोड पे आपकी तरफ आती चली जा रही है। तो सोर्स ऑफ साउंड है ये और आप हैं लिसनर। तो अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इमिटेड बाय द एम्बुलेंस इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। जैसे जैसे सोर्स ऑफ साउंड यानी कि ये एम्बुलेंस आपके करीब आ रही है तो आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट कीजिए वो आपके पास आके खड़ी हो गई, तो फिर आप एक कांस्टेंट टोन सुनते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी में ना ही कोई इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा। और अगर वो आपसे दूर जाना शुरू कर दे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। यानी आपने नोट किया कि जब एम्बुलेंस आपको अप्रोच करती है तो आपके दरमियान और एम्बुलेंस के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है। जब एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज भी नहीं है। और जब एम्बुलेंस दोबारा मूव करना शुरू करती है तो अगेन देयर इज सम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो जब जब रिलेटिव मोशन होगा एम्बुलेंस का विद रिस्पेक्ट टू यू और यू विद रिस्पेक्ट टू एम्बुलेंस इज मूविंग, तब तब हमें एक चेंज महसूस होगी फ्रीक्वेंसी में। दिस चेंज इज अपैरेंट चेंज। ये चेंज एक अपैरेंट चेंज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये चेंज एक अपैरेंट चेंज है, यानी एक्चुअल में सोर्स ऑफ साउंड से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, लेकिन सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के मोशन की वजह से उस फ्रीक्वेंसी में कमी या ज्यादती आ सकती है। तो ये एक अपैरेंट चेंज है। और फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। जब भी एक दूसरे के मुताबिक मूव करेंगे तो आपको डॉपलर इफेक्ट महसूस होगा, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे महसूस होगी। तो नॉमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड को आप v से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को आप f से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को आप f प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, सोर्स की स्पीड को a से रिप्रेजेंट करेंगे और लिसनर की स्पीड को b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे इस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए वेरियस सिनेरियोज हो सकते हैं। वो वेरियस सिनेरियोज दो कैटेगरीज के अंडर आएंगे, बहुत इजीली आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या होंगे? वो स्पेशल केसेस ये होंगे कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर द डिस्टेंस विल आइदर इंक्रीज और द डिस्टेंस विल आइदर डिक्रीज। तो डिस्टेंस is increasing or distance is decreasing. अब डिस्टेंस इंक्रीज कब हो सकता है? कंसीडर कीजिए कि ये सोर्स ऑफ साउंड है S और ये लिसनर है L। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने में एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो सोर्स ऑफ साउंड है वो एक स्टेशनरी लिसनर से दूर जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स A, सोर्स ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय A इज नॉट इक्वल टू 0, स्पीड नॉन जीरो है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अवे फ्रॉम द लिसनर। तो इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ेगा और B इज इक्वल टू 0, लिसनर रेस्ट पर है। डायग्रामेटिकली मैं ऐसा करता हूँ इसको शो करने के लिए। ये इनिशियल स्टेट्स हैं, यहाँ पे A भी 0, B भी 0। अब A नॉन जीरो है तो S दूर चला गया एज कंपेयर टू L। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि लिसनर मूव करे और सोर्स स्टेशनरी रहे। तो A इज 0, ये अपनी जगह पे ही खड़ा है, लेकिन लिसनर इससे दूर जा रहा है। B is not equal to 0, it is moving away from the stationary source। तो नतीजा क्या होगा? as compared to this situation, again इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन
सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों मूव कर रहे हैं, A is not equal to 0, B is not equal to 0 and both are moving away from each other. तो इस सूरत में डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए दोनों को या किसी भी एक को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप देख सकते हैं बड़े आसान से केसेस हैं, सिर्फ सोर्स मूव कर रहा हो, यानी एक एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है, आप खड़े हैं, या एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आप एम्बुलेंस से दूर जा रहे हैं, या एम्बुलेंस भी आपसे दूर जा रही है, आप भी एम्बुलेंस से दूर जा रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन है। डिस्टेंस डिक्रीज होने में क्या सिचुएशन होगी? इनिशियली इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा रख देते हैं और यहाँ पर भी A0, B0, where A and B are speeds of source and listener respectively। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट केस, बल्कि इसको मैं फोर्थ केस का नाम दे देता हूँ, इन कंटिन्यूएशन विद होल डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, अब सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी लिसनर के करीब जा रहा है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, A is not equal to 0 and B is equal to 0। फिफ्थ, सोर्स ऑफ साउंड तो रेस्ट पर है लेकिन लिसनर इसके करीब आ रहा है, तब भी डिस्टेंस दोनों के दरमियान डिक्रीज ही होना है, B is not equal to 0। एंड सिक्स केस, सोर्स ऑफ साउंड भी इसके करीब आ रहा है और लिसनर भी इसके करीब आ रहा है, दोनों नॉन जीरो स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये 6 केसेस हो गए, यानी एम्बुलेंस आपके करीब आ रही है, आप रेस्ट पे, आप एम्बुलेंस के करीब जा रहे हैं, एम्बुलेंस रेस्ट पे, या एम्बुलेंस भी आपकी तरफ आ रही है और आप भी एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं। इन 6 के 6 केसेस में आपके पास रिलेटिव मोशन है और रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब क्वेश्चंस बड़ी मिलती जुलती हैं, तो स्टूडेंट्स को ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं लगता जितनी इस टॉपिक की 6 इक्वेशंस याद करना मुश्किल लगता है। वो 6 केसेस क्या हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए, यानी कि अगर शुरू किए जाए तो फर्स्ट केस में यहाँ पे अपने ऑर्डर में मेंशन करता हूँ, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। Second case, source moving away from stationary listener। Third, listener moving towards stationary source। Fourth, listener moving away from stationary source। Fifth, both moving towards each other। Sixth, both moving away from each other। इन तमाम केसेस को मद्देनजर रखते हुए तो डेली लाइफ में आपके साथ हो ही रहा है, यही 6 केसेस हो सकते हैं। तो इन हेडिंग्स को तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके फॉर्मूले याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू x टाइम्स द रियल फ्रीक्वेंसी, f प्राइम इज इक्वल टू x टाइम्स f। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि f की क्या वैल्यू है, वो कैसे पुट करनी है, वो बाद में सिखाता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग f प्राइम इज इक्वल टू 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 f। यानी बेसिकली आपको f प्राइम बाय f की रेशियो की वैल्यू चाहिए होगी। तो आपने सबसे पहले तमाम फार्मूलाज में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर बूस्टर फार्मूले हो तो कॉमन फैक्टर्स को देखना होता है कि इन तमाम फार्मूलाज में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं
frequency is equal to x times the real frequency या actual frequency. अब source moving towards the stationary listener, source जो है वो stationary listener के करीब जा रहा है, ये वाली सिचुएशन है. Source is moving towards the stationary listener, तो frequency तो ज़्यादा होगी. इसका मतलब यहाँ पे result 3f, 4f, 5f कुछ भी हो सकता है. That result is in terms of speed. यहाँ पे speed का expression है, लेकिन speed नहीं होनी चाहिए, speed की ratio होनी चाहिए. Expression इसलिए मैंने कहा कि speed की expression है कि यहाँ पे speed की ratio होनी चाहिए क्योंकि f prime ही f के बराबर हो सकता है, यानी frequency ही frequency के बराबर हो सकती है dimensionally. तो यहाँ पे speeds की ratio होनी चाहिए. अब मैं चाहता हूँ v divided by v minus a लिख लूँ. अब चेक करते हैं कि अगर v divided by v minus a में वैल्यू पुट की जाए तो क्या ये रिजल्ट ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड वेव्स इमिट भी कर रहा है और खुद भी उन साउंड वेव्स के पीछे जा रहा है. तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का चक्कर आता है. रिलेटिव वेलोसिटी में अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं. ये एक कार या ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है. फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है a, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है v. तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट ऐसा महसूस करेगा कि ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये इससे आगे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 10 और 10 तो दोनों जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाए, इसकी भी स्पीड 10 हो, इसकी भी स्पीड 10 हो, दोनों के दरमियान फासला बराबर रहेगा, तो दोनों कहेंगे we are at rest with respect to each other. लेकिन अगर इसकी स्पीड 11 कर दी जाए और इसकी स्पीड 10 हो, तो फिर ये दोनों क्या कहेंगे कि और relative speed is 1 मीटर पर सेकंड. अब क्योंकि दोनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है, ये उसके पीछे जा रहा है, ये वाला कहेगा कि ये पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये क्या कहेगा? ये कहेगा मैं तो खड़ा हूँ, ये आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से. लेकिन रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों सूत्रों में सेम था, रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं. ये कह रहा था कि दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे आप आगे वाली गाड़ी में बैठे हो और ये पीछे वाली गाड़ी है, तो आगे वाली गाड़ी में जो बैठा होता है, जब वो पीछे देखता है तो उसको लगता है कि वो गाड़ी पीछे जा रही है जो उसको फॉलो कर रही थी विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी क्या हुई? 1 मीटर पर सेकंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, ये वाला जो होता है फर्स्ट में, जब आप इस गाड़ी में और उस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हैं यार मैं तो रेस्ट में हूँ, वो मुझसे आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ. तो स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब अगर ये 10 पे हो, ये 20 पे हो, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v minus a 20 minus 10 which is equal to 10 मीटर पर सेकंड. अब ये सोर्स ऑफ साउंड है जो कि इस स्टेशनरी लिसनर के पास जा रहा है, ये लिसनर है. तो सोर्स ऑफ साउंड वेव्स इमिट कर रहा है, तो खुद ये कितनी स्पीड से जा रहा है? a स्पीड से जा रहा है, और साउंड वेव्स की स्पीड है v. तो रिलेटिव स्पीड की क्या होगी? द रिलेटिव स्पीड विल बी v minus a. इसीलिए यहाँ पे रेशियो आ रही है. ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सोर्स ऑफ साउंड और वेव्स, तो रिलेटिव स्पीड v minus a सब्ट्रैक्ट होगी. अब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाती हैं. इसे भी मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ क्योंकि इसे हम यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये लिसनर है. ये इसके करीब आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ और ये इसके करीब आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ. तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी? इसकी स्पीड a, इसकी स्पीड b, तो इट विल बी a plus b. तो v relative is equal to 10 plus 20 is equal to 30 meter per second. This is the relative speed of approach, यानी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अच्छा, अगर आप देख रहे हैं इन दोनों को, ये तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आप इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बताओगे और इसकी स्पीड 20 बताओगे, लेकिन ये अपनी स्पीड 10 बताएगा, ये भी अपनी स्पीड 10 ही बताएगा. आपके लिए इसकी स्पीड 20 है, आपके लिए इसकी स्पीड 10 है, लेकिन एक दूसरे के लिए इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. तो ये एक दूसरे के मुताबिक अपनी स्पीड मेजर करते हैं. ओके, कंक्लूजन क्या है? फाइनलाइज कंक्लूजन. तो कंक्लूजन ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में रिलेटिव स्पीड्स ऐड होंगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी. नाउ यहां पे देखें v डिवाइडेड बाय v माइनस a. चेक करते हैं कि ये फार्मूला ठीक है या नहीं. फर्स्ट कीजिए, आपको कहा जाता है कि एक सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी है
500 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी गई है किसी भी टेम्परेचर पर 400 मीटर पर सेकेंड, किसी हाई टेम्परेचर पर, और आपको कहा गया है कि जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये लेट्स से कोई आसान वैल्यू ले लेते हैं। द सोर्स ऑफ साउंड इज लेट्स से मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। आपको कहा गया कि f प्राइम फाइंड करें। सो f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस a इनटू f। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड लिसनर के करीब जा रहा है, यानी एक एम्बुलेंस आपके करीब आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। सो f प्राइम इज इक्वल टू this value is 400 divided by 400 minus a is 10 into f is 500. We get f prime is equal to 4 into 5 becomes 20. So double zero, double zero. ये दो जीरो इसकी, ये दो जीरो इसकी, और 400 में से 10 माइनस हो जाए, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ। 400 रुपए में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को 390 बना के कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो मैं इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देता हूँ। 4 into 5 becomes 20. So I get 500 हर्ट्ज। अब ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन किए, सब अप्रोक्सीमेशन का नुकसान देखें। अपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो रियल फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, तो आपको डबलर इफेक्ट ज्यादा महसूस ही नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस स्पीड को ज्यादा कर दूं, तो f प्राइम f वही 500 हर्ट्ज, v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड, a इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, या 200 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो f प्राइम विल बी इक्वल टू v की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 400 minus 200 multiplied with 500. So I get f prime is equal to 400 divided by 200 into 500. ये दोनों cancel out होंगे. You get 2 into 500 becomes 2f. It is 2 into 500. यानी frequency double हो गई है, 1000 hertz. तो आपने देखा कि अगर आप हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से जाएं तो तब कहीं जाके फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। आपको बहुत बड़ी चेंज नजर आएगी। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए चेंज बहुत स्मॉल, नेग्लिजिबल आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, होती है लेकिन आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको 390 पे डिवाइड कर दो तो फिर ये रिजल्ट 500 नहीं रहेगा, इट विल बी समवट लेस देन 500। तो ये आपके पास क्लैरिफिकेशन है कॉन्सेप्ट की, और इस टॉपिक पे बेस्ड एक एमसीक्यू भी कवर हो जाता है हमारा। तो ये क्वेश्चन खुद भी एमसीक्यू है और इसके ऊपर भी आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। अगर सोर्स ऑफ साउंड दूर जा रहा है स्टेशनरी लिसनर से, तो फिर क्या होगा? श्योरली इट विल बी v डिवाइडेड बाय v प्लस a। क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए इंक्रीज होती है। तो अगर आपको सिर्फ ये एक फार्मूला याद हो तो अब देखें, अच्छा v डिवाइडेड बाय v माइनस a, तो फिर ये v प्लस a होगा। अब देखें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड एमसीक्यू करें कि जो सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 400 मीटर पर सेकेंड है, और जो स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v प्लस a इंटू f। सो f प्राइम इज इक्वल टू v इज 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 100 into 100. I get f prime is equal to 400 upon 500 multiplied with 100. These two will cancel out, and 5 into 8 is 40. You get 80 hertz. अब देखिए, initially frequency 100 hertz थी और अब frequency 80 hertz हो गई है। There is decrease in the frequency, इसका मतलब हमारा ये फार्मूला भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे v माइनस a और v प्लस a डिनोमिनेटर में थे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो यहाँ पे आपने रिवर्स कर देना है, इसका v नीचे ले आओ और ऊपर v प्लस b लिख दो। अब v प्लस b इज ग्रेटर देन v, सो f प्राइम विल बी ग्रेटर देन f। इस बात का ख्याल रखना है कि ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो मैं जो वैल्यू
वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी लॉजिक के मुताबिक सिक्वेंशियली पुट करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस बी ओवर टू वी, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर। तो ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर frequency, apparent change in frequency when listener is moving towards a stationary source. तो जब देखें आप एक एम्बुलेंस के करीब जाएंगे तो आपको तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा महसूस होगी। फर्स्ट करें कि आप एम्बुलेंस के पास जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ साउंड, तो b is equal to v, v plus v is 2v, v and v cancel out, you get 2f, आपके पास फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। अच्छा, अगर आप b को v के बराबर पुट करो, यानी कि आप सोर्स ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ साउंड के बराबर स्पीड से दूर जा रहे हो, यानी जिस स्पीड से साउंड आपके पीछे पीछे आ रहा है उसी स्पीड से आप भी दूर जा रहे हो इस सोर्स ऑफ साउंड से। अब इसकी स्पीड भी v, इसकी स्पीड भी v, ये दोनों एक दूसरे को कैच नहीं कर सकते, साउंड वेव इस तक पहुंचेगी नहीं, इसको डॉपलर इफेक्ट महसूस ही नहीं होगा। नतीजा हमारी ये इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ऐसा करते हैं, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिस्टर। अब देखें, अच्छा मैं इसमें कैसे वैल्यूज पुट करता हूँ। जब सोर्स मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, v माइनस a, ठीक है जी। और जब लिस्टर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिस्टर तो इसका v प्लस b था। तो ये आपका नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है। ये याद करने का तरीका है इनका। आपको सिर्फ एक फार्मूला पता हो, आप सारे के सारे निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। और अब इसमें सिर्फ सिंबल्स चेंज करते हैं, v माइनस b, v प्लस a। तो ये रहे आपके डॉपलर इफेक्ट के सारे फॉर्मूले। अब रीकैप देखिए, बल्कि रीकैप मैं इन्हीं हेडिंग्स के अंदर सारा का सारा अपनों को कंटिन्यू करके देते हैं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, फॉरगेट अबाउट दिस इवन। हमें नहीं पता कि डॉपलर इफेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज के फॉर्मूले क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, फार्मूलाज को रीजनरेट करेंगे। फार्मूलाज को रीजनरेट करने का क्या तरीका है, अब वो मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ओके, पहला फार्मूला, फार्मूले बनाने के लिए तरीके क्या होंगे, हम लिख देंगे f प्राइम इज इक्वल टू f, 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 f प्राइम इज इक्वल टू f। अब इसमें हमने वेलोसिटी टू रिलेटिव वेलोसिटी की रेशियो पुट करनी है इन वन और अनदर वे। अब क्योंकि यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है तो सोर्स के लिए जो रिलेटिव स्पीड है वो डिनोमिनेटर में होगी, तो यहाँ पे v, यहाँ पे v, तो यहाँ पे होगा v माइनस a, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होना है तो ये रिजल्ट छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर v प्लस a, फिर यहाँ पर v प्लस b ओवर v, और यहाँ पर v माइनस b ओवर v, और यहाँ पर अगर यहाँ पर क्योंकि आपने बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो ऊपर रिजल्ट बड़ा होना चाहिए और नीचे रिजल्ट छोटा होना चाहिए, इसलिए ऊपर ऐड करो नीचे सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए तो ऊपर रिजल्ट छोटा होना चाहिए, v से कुछ सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो छोटा हो जाए, और नीचे कुछ ऐड करें, v के साथ कुछ ऐड करना चाहिए ताकि v मजीद बड़ा हो जाए। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं सारे के सारे डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, अब पहली बात, ये तो हो गए सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब इसमें से एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं आपके सामने, लेट्स डिस्कस दोस एमसीक्यूज। तो पहले तो ये सारी की सारी क्वेश्चन खुद एमसीक्यूज है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि a source is moving towards a stationary listener, which expression gives the correct frequency, which of the following gives the correct expression for the change in frequency of the sound waves, या apparent change in frequency of the sound waves, तो वो ये एक्सप्रेशन होगा। तो पहले तो आपसे एक्सप्रेशंस पूछ सकता है, और उसके बाद
दूसरी टाइप्स क्या हो सकती हैं? एक टाइप आपके पास ये टाइप 1 एमसीक्यूज हैं इसलिए। तो ये होगी टाइप 1। टाइप 2 में आपसे क्या पूछ सकता है? टाइप 2 में आपसे फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछ सकता है। f by f prime is required when source is moving away from stationary listener. With speed equal to quarter of speed of sound. अच्छा देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? f by f प्राइम की रेशियो मांगी है। अब s is moving away, इसका मतलब a is not equal to 0 और ये दूर जा रहा है स्टेशनरी लिसनर से with a speed। अब वो स्पीड कितनी है? that is equal to quarter of a speed of sound, a is equal to v by 4। तो फिर एक्सप्रेशन याद होना चाहिए f prime is equal to दूर जा रहा है तो v divided by v plus a into f। f prime over f will be equal to v plus v plus v by 4 is equal to v divided by LCM ले लें v तो ये आ जाएगा 4v plus v into f। ये 4 ऊपर आ जाएगा f prime, सॉरी ये f तो हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। f prime is equal to 4v divided by 4v plus v becomes 5v, these both will cancel out, you get 4 by 5। फ्रीक्वेंसी कम हो गया, यहाँ से भी पता चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी की रेशियो आपको मिल जाए। ठीक है, टाइप 2 में यही क्वेश्चन होगा लेकिन आपको बताए आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन कंटिन्यू करके टाइप 3 में आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द डिक्रीज और इंक्रीज भी कह सकते हैं, वो केस पे डिपेंड करता है कि आप दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की वेव्स की फ्रीक्वेंसी में कितना डिक्रीज आया तो देखें डिक्रीज इज इक्वल टू f माइनस f प्राइम। तो f कितना है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दी गई है तो अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी f प्राइम वो फाइंड करें। न्यू फ्रीक्वेंसी f प्राइम इज इक्वल टू 4 by 5 of f, 4 by 5 of f। तो f प्राइम इज इक्वल टू 4 by 5 into 100, so f prime is equal to 400 divided by 5, 5 into 8 is 40, so f prime is equal to 80 hertz। अब हमारे पास 100 minus 80 is equal to 20 hertz। अच्छा इसके जब ऑप्शंस आएंगे ना तो ऑप्शंस ये होंगे A, B, C, D। The decrease in frequency is 80 hertz, 100 hertz, बल्कि sequentially 60 hertz, 40 hertz और 20 hertz। तो अमूमन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके समझ बैठते हैं कि रिजल्ट 80 hertz है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मांगा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ f प्राइम बाय f या व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। वो न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं मांगी कि वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है जो आपको महसूस हो रही है, उन्होंने पूछा डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कितना है। तो आप यहाँ तक सोल्यूशन करके खुश हो जाते हैं, इसको मार्क करते हैं, एक्चुअली करेक्ट आंसर ये होता है। ठीक है, अच्छा अब जरा लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होगा, कब वी फेल टू ऑब्जर्व द डॉपलर इफेक्ट। तो इन इक्वेशंस को लिख देते हैं। इन इक्वेशंस में हमने क्या करना है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू b। a और b को v के बराबर पुट करना है इन तमाम इक्वेशंस में। तो देखते हैं कि ये इक्वेशंस क्या रिजल्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 है, f प्राइम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस v इनटू f। v माइनस v इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं हो रहा, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट।
अगर सोर्स ऑफ साउंड खुद भी स्पीड ऑफ साउंड से जाए तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, फिर ये फिनोमेना चेंज हो जाता है। जैसे ही आपका सोर्स ऑफ साउंड, जैसे कि एरोप्लेन है वो हवा में जा रहा है, जब वो स्पीड ऑफ साउंड से जाएगा तो डॉपलर इफेक्ट तो खत्म हो गया। अब वो क्या कर रहा है, वो साउंड वेव्स इमिट कर रहा है, जिस स्पीड से साउंड वेव्स इमिट कर रहा है उसी स्पीड से खुद भी जा रहा है, तो सारी साउंड वेव्स उसके साथ मौजूद होंगी। उस जहाज की सारी साउंड वेव्स, फॉर एग्जांपल ये एक एरोप्लेन है, ये साउंड वेव्स इमिट कर रहा है। अब साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब ये क्या करता है कि ये कंप्रेशन इमिट करता है, जिस स्पीड से कंप्रेशन जा रहा है उसी स्पीड से जहाज भी उसके पीछे जा रहा है, व्हिच इज लेट्स से 332 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो रहा है, ये तो कंटीन्यूअसली कंप्रेशन से इमिट करता चला जा रहा है, तो इसके आगे कंप्रेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे मजीद कंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। और कंप्रेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ हाई प्रेशर रीजन। यहाँ पे कंप्रेशंस की तादाद बहुत ज्यादा होगी और इस रीजन में प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, तो ये अपने आगे एक प्रेशर की वॉल खड़ी कर रहा है। जैसे ही ये जहाज स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करेगा तो ये इस वॉल को तोड़ के आगे से गुजरेगा। उस वक्त एक धमाका होता है जिसको हम कहते हैं सॉनिक बूम। तो ये धमाका किस वजह से होता है, जब जहाज स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करे, इसीलिए इसको सॉनिक, सॉनिक का मतलब साउंड, बूम रेफर्स टू ब्लास्ट, इसको हम कहते हैं सॉनिक बूम। तो यहाँ पे एक सॉनिक बूम होता है और इस सॉनिक बूम की वजह से शॉक वेव्स पैदा होती हैं। Sonic boom results into shock waves. इस ब्लास्ट की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं उन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं। Similarly, f prime is equal to v divided by v plus a पे क्या होगा, अगर ये स्पीड ऑफ साउंड से ही लिसनर से दूर जाना शुरू कर दे तो सेकंड सिनेरियो चेक करते हैं। f prime is equal to v divided by v plus v into f is equal to v divided by 2v into f is equal to कैंसिल हो जाएंगे f by 2। तो सवाल ये भी डायरेक्टली आ सकता है कि ये बताइए कि किस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो वो केस क्या है, नंबर 1, सोर्स ऑफ साउंड शुड बी मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशन लिसनर। सोर्स ऑफ साउंड को स्टेशन लिसनर से दूर जाना चाहिए, और कितनी स्पीड से दूर जाना चाहिए, a is equal to v, in that case f prime is equal to f by 2। थर्ड सिनेरियो, अगर b v के बराबर हो गया, f prime is equal to v plus v divided by v into f, it is 2v divided by v into f is equal to 2f। तो कितनी स्पीड के साथ लिसनर सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाए तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो जवाब है स्पीड ऑफ साउंड के साथ अगर हो जाए। सिमिलरली ये केस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर b v के बराबर हो गया तो v minus v is 0, तो आपके पास रिजल्ट आएगा f prime is equal to v minus v over v into f is equal to 0 over v into f is equal to 0। कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। तो देखिए इस केस में भी डॉपलर इफेक्ट नहीं हुआ। ये दोनों बड़े जबरदस्त केसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट है ही नहीं। अच्छा, अब अगर इन दोनों केसेस को भी देखें तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि v minus a, आप यहाँ पे b की जगह भी v पुट करेंगे, a की जगह भी v पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी, ये तो v plus v 2v हो जाएगा, लेकिन v minus v is 0। एनीथिंग divided by 0 is infinity। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी b की जगह v, a की जगह v, v minus v is 0, v plus v is 2v, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये वाला केस there is no Doppler effect। There is one another situation in which there is no Doppler effect। If source of sound moves perpendicular to listener and vice versa। सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। तो ये ख्याल करें, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करें तो डॉपलर इफेक्ट होता है। ये ना हो कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि सोर्स ऑफ साउंड is moving away perpendicular from a stationary listener with a speed equal to quarter of the speed of sound, what is the apparent change in frequency, और आप सारी कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट दे रहे हैं। नो, जैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा डॉपलर इफेक्ट गया आपके पास से, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। या तो ये पैरेलल के केस में होगा या एंटी पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के करीब आ रहे हो या एक दूसरे से दूर जा रहे हो 0 और 180 के एंगल पर, तब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, 90 पर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो
ये आपके MCQs की सीरीज है, यहाँ पे ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। फर्दर हमने तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव्स। क्या डॉपलर इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल। डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू लाइट वेव्स। और इसमें आपके पास दो बड़े स्पेशल केसेस हैं साइंटिस्ट के लिए जो वो डिस्क्राइब करते हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या बताता है आपको? अगर एक एस्ट्रोनॉट किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है और वो ये देखता है कि उस स्टार से आने वाली फ्रीक्वेंसी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जमीन उस स्टार से दूर जा रही है या स्टार उस जमीन से दूर जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रेड शिफ्ट। अगर कोई स्टार जमीन के करीब आ रहा है तो उस स्टार से रिसीव होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये स्टार जमीन के करीब आ रहा है, दिस इज टर्म्ड एज ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है। तो रेड शिफ्ट रेफर्स टू मोशन of a star away from Earth, and blue shift refers to motion of a star towards Earth and vice versa। ये रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, तो अर्थ उससे करीब जा सकती है या वो अर्थ के करीब आ सकता है। फाइनली एक रेडार जो है, रेडार बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। तो रेडार इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। रेडार कंटिन्यूअसली रेडियो वेव्स इमिट करता रहता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर कोई जहाज आपकी विसिनिटी में आ रहा है तो रेडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ वापस आएंगी। एंटीना उन वेव्स को रिसीव करके चेक करेगा कि रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है। अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो इसका मतलब कि वो जहाज आपके करीब आ रहा है, और अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसका मतलब है कि वो जहाज आपसे दूर जा रहा है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल क्यों किया गया यहाँ पे? क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, और मेटल्स ही इन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप समझेंगे कोई परिंदा करीब है, दूर जा रहा है हमसे, तो हम कहेंगे ये कोई जहाज आ रहा है। इसलिए भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया गया। तो रेडियो वेव्स जो हैं रेडार में हमें हेल्प कर रही हैं थ्रू डॉपलर इफेक्ट, कि हम फाइंड कर सकें कि एक जहाज जो है, एक प्लेन जो है, वो आपकी वेसिनिटी में आ रहा है, आपके करीब, आपके इलाके में आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। डिफेंस सिस्टम में बेसिकली हेल्प करेगी। दिस इज इट फॉर डॉपलर इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।